जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, आज हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। उनसे रिलेटेड एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम करने वाले हैं। क्योंकि वनडे एग्जाम के अंदर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। पहला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? स्थायी बंदोबस्त की अगर हम बात करें तो कॉर्नवालिस के समय क्या होता है? स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत होती है। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। आगे है, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन संरक्षण दिवस की अगर हम बात करें तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को क्या होता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होती है। उसी कारण क्या मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं हम। आगे है, प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? बात करते हैं प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया जाता है? तो वो 42वां संविधान संशोधन 1976 का, जिसके अंदर 3 शब्द जोड़े जाते हैं। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द संविधान के अंदर जोड़े जाते हैं। और बात करें हम प्रस्तावना के बारे में तो प्रस्तावना को किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश की गई थी और 22 जनवरी 1947 को इसके संविधान के अंदर शामिल कर लिया जाता है। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। आगे है, वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? वर्मी कल्चर की अगर हम बात करें तो इसका संबंध किससे है? केंचुआ पालन से। और बात करें विटिकल्चर, इसका संबंध किससे है? अंगूर की खेती से। विटिकल्चर का संबंध किससे है? अंगूर की खेती से है। एपीकल्चर की अगर हम बात करें तो इसका संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से। आगे बात करते हैं हम, कौन सा परमाणु संयंत्र कर्नाटक के अंदर है? कर्नाटक की अगर हम बात करें, कर्नाटक के अंदर कौन सा है? तो केगा कर्नाटक के अंदर है। कुडनकुलम और कलपक्कम ये दोनों कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है। नरोरा उत्तर प्रदेश के अंदर है। रावतबाटा राजस्थान के अंदर है। और भारत के अंदर लगने वाला सबसे पहला जो परमाणु संयंत्र है वो तारापुर, वो कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। आगे बात करते हैं हम, किस बैंक का हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर है? पूछ रहा है किस बैंक का हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर है। बात करें हम, बैंक है वो सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? लखनऊ के अंदर है। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। आगे बात करते हैं हम। आगे है, भारत के नवीनतम राज्य तेलंगाना का गठन कब हुआ? बात करते हैं भारत के नवीनतम राज्य तेलंगाना, तो 2 जून 2014 को इसका गठन होता है। वर्तमान की अगर हम बात करें तो 28 राज्य और 8 यूटी हैं। उस समय जिस समय इसका गठन हुआ उस समय भारत के अंदर कितने राज्य थे? 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो 28 राज्य भारत के अंदर हैं। आगे बात करते हैं हम। आगे है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया? यानी कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार से बाहर करके विधिक अधिकार बना दिया गया? वो संविधान संशोधन था 44वां संविधान संशोधन, यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि कब होता है? 1978 के अंदर होता है। उस समय किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की सरकार थी। और इसको मौलिक अधिकार से की श्रेणी से बाहर करके 300A आर्टिकल के अंदर इसको क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया गया।
और बात करें हम वर्तमान की, उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो 6 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आगे बात करते हैं हम, आगे है पहला दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया। पहला दादा साहिब फाल्के पुरस्कार की अगर हम बात करें तो देविका रानी को पहला दिया गया। और लास्ट टाइम 2022 के अंदर किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है आशा पारेख को लास्ट टाइम यानी 2022 का जो दादा साहिब फाल्के पुरस्कार है वो दिया गया है। आगे बात करते हैं, आगे है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अगर हम बात करें तो लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है इसका हेडक्वार्टर है। 1894 के अंदर क्या होती है, इसकी स्थापना होती है और 1896 के अंदर ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो जाती है। वर्तमान में थॉमस बोक क्या है इसके हेड हैं। कौन है इसके हेड, थॉमस बोक वर्तमान के अंदर इसके हेड हैं। आगे बात करते हैं हम, आगे है संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव की अगर हम बात करें तो वो कौन थे, ट्राइगोली पहले संयुक्त राष्ट्र के हेड थे। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में हैं, जो कि कहां के हेड है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। बात करते हैं आगे प्रश्न है वस्तु और सेवा कर भारत में कब लागू किया गया। वस्तु और सेवा कर की अगर हम बात करें तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया। और बात करते हैं हम जीएसटी के बारे में तो विजय केलकर ये समिति थी, विजय केलकर समिति। और 101वां क्या होता है, संविधान संशोधन होता है। जो जीएसटी काउंसिल है इसके हेड कौन होते हैं, इसके हेड होते हैं उसी समय के जो वित्त मंत्री होते हैं, यानी वर्तमान में इसका हेड कौन है तो वो है निर्मला सीतारमण जी। आगे बात करते हैं हम, आगे है न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित आर्टिकल है। यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 50। आर्टिकल कौन सा, वो आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 के अंदर क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात क्या की गई है, आर्टिकल 51 के अंदर की गई है। अंतरराष्ट्रीय संबंध की बात किसके अंदर की गई है, आर्टिकल 51 के अंदर की गई है। आगे बात करते हैं विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है। विश्व स्तर की अगर हम बात करें हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। और बात करते हैं भारत के अंदर कौन है तो स्वामीनाथन भारत के अंदर है। गेहूं और चावल की फसल पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। गेहूं और चावल की फसल पर क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रभाव हरित क्रांति का दिखाई देता है। आगे बात करते हैं हम, आगे है किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा किस समिति ने की थी तो वो थी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। और इस समिति का गठन होता है 1957 के अंदर और ये रिपोर्ट सौंपती 1958 के अंदर। और बात करते हैं 2 अक्टूबर 1959 के अंदर क्या होता है, तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय के जो कि नागौर के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज को क्या हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करते हैं। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। आगे है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो वो कौन थी, फातिमा बीबी। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली महिला जज बनती है 1989 के अंदर। 1989 के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर महिला जज बनती है। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो 3 महिला जज वर्तमान के अंदर हैं। और उनकी बात करते हैं कौन कौन सी हैं तो वो जस्टिस हिमा कोहली,
बेला एम त्रिवेदी, और एक और कौन है, बीवी नगरत्ना। अगर कॉलेजियम पदती रही तो 2027 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर महिला जज, मुख्य महिला जज बनने वाली कौन होगी, बीवी नगरत्ना होगी, जो कि मात्र 36 दिनों के लिए क्या बनेगी, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेगी। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। आगे है अनुच्छेद खालिस्तान के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। यानी किस आर्टिकल के प्रावधान के तहत जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जो संयुक्त बैठक है वो बुलाता है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। वो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 108 है, जिसके तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। और संविधान संशोधन विधेयक और जो वो धन विधेयक होता है उसके ऊपर जॉइंट सिटिंग कभी नहीं होती। और किसके ऊपर, जो धन विधेयक होता है इन दोनों के ऊपर कभी भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती। आगे बात करते हैं हम राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। अगर किसी को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष उसके लिए क्या होती है, न्यूनतम आयु होती है। अगर लोकसभा का सांसद बनना है तो 25 वर्ष, अगर पंचायती राज के किसी इलेक्शन में भाग लेना है तो 21 वर्ष, अगर वोट डालना है तो 18 वर्ष, अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल नियुक्त होना है तो 35 वर्ष। यानी 30 वर्ष राज्यसभा के लिए, 25 वर्ष लोकसभा के लिए या विधानसभा के लिए, 21 वर्ष पंचायती राज का इलेक्शन लड़ने के लिए, 18 वर्ष वोट डालने के लिए, 35 वर्ष इसके लिए ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। आगे बात करते हैं हम, आगे है नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करें तो आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है, नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। और बात करें हम किस भाग के अंदर है ये, तो भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक क्या है, ये नीति निर्देशक तत्व है। आगे बात करते हैं हम किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय कहा गया है। यानी किस आर्टिकल के तहत जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसको अभिलेख न्यायालय कहा गया है। तो वो आर्टिकल कौन सा है, 129 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है उसको क्या कहा गया है, अभिलेख न्यायालय कहा गया है। आगे बात करते हैं हम, आगे है भारत में आने वाली विदेशी शक्तियों में कौन सा यूरोपियन देश सर्वप्रथम भारत आया था। तो सबसे पहले कौन भारत में आए थे, तो पुर्तगाली क्या करते हैं, सबसे पहले भारत के अंदर आते हैं। और बात करें हम भारत में भी कहां पर, गोवा के अंदर, भारत में भी कहां पर आते हैं, ये गोवा के अंदर आते हैं। और आजादी के 14 साल बाद यानी 19 दिसंबर 1961 को इनको भारत से भगाया जाता है। और 19 दिसंबर को ही क्या मनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया जाता है, 1987 के अंदर गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। आगे बात करते हैं हम, आगे प्रश्न है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब और किसने की थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो 1861 के अंदर कनिंघम ने इसकी स्थापना की थी। 1861 के अंदर कनिंघम ने इसकी स्थापना की थी। और वर्तमान की अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी हेड कौन है, तो वी विद्यावती वर्तमान के अंदर क्या है, इसकी हेड है। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। आगे है प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है। प्रयाग प्रशस्ति की अगर हम बात करें इसके रचयिता कौन है, तो हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता है। और समुद्रगुप्त के दरबार में क्या थे, ये वीणा वादक के रूप में समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। आगे बात करते हैं हम जंतु जगत का सबसे बड़ा
संघ कौन सा है? जंतु जगत का सबसे बड़े संघ की अगर हम बात करें तो ऑर्थोपोडा, जिसके बारे में आपने सुना होगा। ऑर्थोपोडा क्या है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। आगे बात करते हैं हम। आगे है ओजोन को मापने की इकाई क्या है? ओजोन को मापने की इकाई की अगर हम बात करें तो डोप्सन। डोप्सन क्या है? ओजोन को मापने की इकाई है। और बात करें ओजोन के बारे में तो 16 सितंबर 1987 को क्या होता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। आगे बात करते हैं हम। किस विटामिन की कमी से बंध्यता या बांझपन रोग होता है? किस विटामिन की कमी से बंध्यता या बांझपन रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बंध्यता या बांझपन रोग होता है। बात करें विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। विटामिन बी की अगर हम B1 की बात करें थायमिन। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो कैल्सीफेरोल। विटामिन ई की अगर हम बात करें तो टोकोफेरोल। और विटामिन के की अगर हम बात करें तो फिलोक्विनोन। और विटामिन B12 की अगर हम बात करें तो साइनोकोबोलिन विटामिन B12 का नाम है। आगे बात करते हैं हम। FAO का हेडक्वार्टर कहां पर है? FAO की अगर हम बात करें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो रोम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। रोम कहां पर है? इटली के अंदर। इटली के अंदर क्या है? रोम है। रोम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और 16 अक्टूबर 1945 को क्या होती है? 16 अक्टूबर 1945 को जो FAO है इसकी स्थापना होती है। और 16 अक्टूबर को ही क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। अपनी क्लास से बच्चे का सिलेक्शन भी हो गया है, तो आप भी लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।